नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू सिलेबस में जो अगले गज़ल वो शायर हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सिलेबस, एक बार देख लीजिए। जो अगले गज़ल वो शायर हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली और दर्द। अगले गज़ल वो शायर जो हैं वो मीर तकी मीर हैं। कौन है? मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जूनियर एडेड विद्यालयों में जो भर्ती निकली है उसमें फॉर्म भरा जा रहा है। उर्दू सब्जेक्ट नहीं है और नोटिफिकेशन जो विस्तृत है वो आ चुका है। आप सभी लोग पढ़ लें। जब तक जितने भी उर्दू के बच्चे हैं, जब तक वो एक मंच पे नहीं आएंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं है और एक मंच पे आने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर कोई अगुआ बनकर एक मंच पे बुलाना भी चाहता है किसी को, तो उसमें से 10 लोग आते हैं और 1000 लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। इस तरह से कोई भी काम नहीं हो पाता है। ये आप लोग समझ लीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं, इतने बड़े हैं, एक मंच पे आना ही होगा। एक मंच पे आप लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक एक ताकत बनकर उभर नहीं सकते। इसलिए उर्दू सब्जेक्ट नहीं है और फॉर्म भरा जा रहा है। फीस 700 है। तो आप लोग नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो सरकारी रिज़ल्ट पे जाएं और वहाँ जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है वहाँ से डाउनलोड करके देख लें। अब अगर किसी को कुछ करना है तो कोई अकेला कोई कुछ कर नहीं पाएगा। सबको एक मंच पे एक साथ आना ही पड़ेगा, तभी सरकार किसी की बात मान सकती है। 10 लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। हमने कोशिश की थी, प्रत्यावेदन भी दिया था। प्रत्यावेदन की फ़ोटोकॉपी हमने अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे भेजा था। उसके बाद सभी लोगों से ये अपील भी की थी कि हमारे साथ आइए, और हम अपने व्हाट्सएप नंबर को हमने दिया था। एक मैसेज भी सबके पास हमने भेजा था और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मात्र 10 या 11 लोगों ने ही मैसेज किया और कहा कि हम साथ में हैं। तो अब 10-11 लोगों में क्या करेंगे? बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 600 बच्चे हैं। तो अब बताइए, इतने सारे बच्चे हैं और आते हैं सिर्फ 10-12 लोग, उसमें तो वकील का खर्चा भी नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं? कोई भी, या अगर दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसके साथ हैं। हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने तो आह्वान किया था आप सभी लोगों का। खैर, कोई बात नहीं है। चलिए, आप लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी की तैयारी करें, जितने भी उर्दू के बच्चे हैं। आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आज मीर तकी मीर के बारे में। तो मीर तकी मीर ये अगले गज़ल को शायर हैं जो आपके जीआईसी सिलेबस में दिया हुआ है। हमने आपको सिलेबस भी दिखाया। तो मीर का नाम मोहम्मद तकी था। क्या था? मोहम्मद तकी। और इनका तखल्लुस मीर था, इसीलिए इनको मीर तकी मीर कहा जाता है। नाम इनका मीर तकी था और तखल्लुस क्या था? मीर था, इसीलिए इनको मीर तकी मीर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि मीर तकी मीर 1135 और 36 हिजरी अगर देखा जाए तो 1135 और 36 मुताबिक अगर ईस्वी अगर देखते हैं तो 1722 1723 में अकबराबाद कहाँ है? आगरा में है। आगरा में ये पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1722 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। अगर हिजरी में कहा जाए तो 1135 हिजरी में। वहीं पर अगला पॉइंट है कि मीर का इंतकाल कब हुआ। तो अगर देखें आप लोग तो मीर का इंतकाल 20 सितंबर 1810 ईस्वी में हुआ और पैदा हुए 1722 ईस्वी में। लगभग जो है 88 या 90 साल जो भी ये जिंदा रहे। तो मीर का इंतकाल देख लीजिए आप लोग, 20 सितंबर 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। पैदा कहाँ हुए थे? आगरा में हुए थे। आगरा में अकबराबाद एक शहर है, एक जगह स्थान का नाम है। आगरा में अकबराबाद एक स्थान का नाम है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। तो हर चीज़ देखते चलिए। और वहीं इनको मदफून है, मतलब इनको वहीं दफन किया गया। फिर अगला पॉइंट है कि मीर के वालिद का नाम।
मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। क्या था? मोहम्मद अली। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। तो आगे चलते हैं। जिन्हों लोग क्या कहते थे, लोग अली मुत्तकी कहते थे। वालिद को इनके अली मुत्तकी लोग कहते थे, लेकिन नाम क्या था? मोहम्मद अली था। जिनका इंतकाल, अब इनके वालिद के बारे में है कि जिनका इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मीर सिर्फ 11 साल के थे। मीर जब 11 साल के थे उस समय इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट, मेरा आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हर पॉइंट आप देखते चलें। जहाँ भी आपको नोट करने लायक हो, आप समझदार हैं, आप समझदार हो, बड़े हो, हर चीज़ जानते हो, इसलिए जहाँ आपको लगे वहाँ आप इम्पॉर्टेंट लिख लो। मुझे जहाँ इम्पॉर्टेंट लगता है मैं गोला कर देता हूँ। देखिए, तो अगला पॉइंट है कि मीर के 2 भाई थे। कितने भाई थे मीर के? 2 भाई थे। एक हाफिज़ मोहम्मद हसन, ये सौतेले भाई थे जो मीर से बड़े थे। दूसरे कौन थे? मोहम्मद रज़ी। ये कौन थे? ये सगे भाई थे इनके। तो एक तो भाई थे इनके सौतेले हाफिज़ मोहम्मद हसन, और एक इनके सगे भाई थे जो मीर से छोटे थे। जो सगे भाई थे वो मीर से छोटे थे और जो सौतेले भाई थे वो मीर से बड़े थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। मीर के मुँह बोले चचा अमानुल्लाह। इनके जो मुँह बोले चचा थे उनका नाम अमानुल्लाह था। और जिन्हें अली मुत्तकी ने मीर को 7 बरस की उम्र में तरबियत के लिए रखा हुआ था। तरबियत देते थे ये जो अमानुल्लाह थे, इनके चचा, मुँह बोले चचा, जो इनके मुँह बोले चचा थे अमानुल्लाह, इनको जो है अली मुत्तकी, मतलब कि जो मीर के वालिद साहब थे, इन्होंने इनके चचा से कहा था कि आप मीर को तरबियत दीजिए, मतलब पढ़ाई लिखाई और तरबियत, और क्या। आगे चलते हैं। मीर के उस्ताद सौतेले भाई के मामू खान आरजू थे। उस्ताद का क्या नाम था? मीर के जो उस्ताद थे उनका क्या नाम था? खान आरजू। इनके सौतेले भाई के मामू थे ये। तो हर पॉइंट आप लोग देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर दें। ये हाँ, तो अब देखते हैं कि देखिए, मीर ने सादत अमरोही के मशवरे पर शायरी शुरू की। अब ये पूछ लिया जाएगा कि मीर ने शायरी किसके मशवरे पर शुरू की। तो अब ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से आपको, मतलब ऐसे ही पॉइंट रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मीर ने सादत अमरोही थे, उन्हीं के मशवरे पर मीर ने शेर व शायरी शुरू की थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि मीर के 2 बेटे थे, भाई भी 2 थे और बेटे भी 2 थे। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा कि इनके 2 भाई थे और साथ ही में इनके 2 बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम फैज़ अली फैज़ था। बड़े बेटे का नाम क्या था? फैज़ अली फैज़। और छोटे बेटे का नाम हसन अश्करी अर्श था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि मीर के कितने बेटे थे, और उनके बेटों का नाम भी बनता है। फैज़ अली फैज़ था एक बेटा, और एक बेटा था हसन अश्करी अर्श। तो ये मीर के दोनों बेटे थे। वहीं पर आगे देखते हैं, मीर के घर पर महीने की हर 15 तारीख को मुशायरा होता था। मीर के घर पर महीने की हर 15 तारीख को मुशायरा होता था। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 ईस्वी में दिल्ली आ गए। अब यहाँ से ये प्रश्न उठता है कि मीर दिल्ली कब आए। तो यहाँ पर तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है,
आप में से कुछ लोग, सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना सिलेबस भी नहीं देखते हैं और कहते हैं कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। उनको ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना सिलेबस देख लें और ये टिक मार्क लगा लें कि कौन कौन सा टॉपिक उन्होंने पढ़ा, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा। ये इतनी सी जिम्मेदारी जो उनकी जिम्मेदारी है खुद की, वो नहीं पूरा करते हैं। तो साथ आने के लिए तो छोड़ दीजिए। एक भाई साहब थे, उनसे हमने कहा कि साथ आ जाइए और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सरकार के साथ। उन्होंने हमको जवाब दिया कि हमारा एक रिट चल रहा है मुकदमा, अब ये मुकदमा जब हो जाएगा तब फिर हम सोचेंगे। ऐसा जवाब उन्होंने दिया हमको कि हमने उनसे फिर दोबारा कुछ कहा ही नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। और जब उर्दू सब्जेक्ट नहीं है तो अब जो है दिक्कत है सबके लिए ना, हमारे लिए भी दिक्कत है। खैर आगे चलते हैं। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 में दिल्ली आ गए, जहां ख्वाजा मोहम्मद बासित के चचा शमशामुद्दौला ने 1 रुपया योमिया मुकर्रर किया दिल्ली में। किसको? मीर तकी मीर को। फिर अगला चलते हैं, देखते हैं। मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज मीर को बुलाया गया था, लेकिन उम्र व सेहत की वजह से, उम्र व सेहत की वजह से, सेहत मतलब इनका स्वास्थ्य, उम्र व स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। फिर अगला पॉइंट है, मीर आसिफुद्दौला की दावत पर 1781 में लखनऊ गए। पूछा जाता है कि लखनऊ जो है ये किसकी दावत पर गए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आसिफुद्दौला की दावत पर ये लखनऊ गए। कब गए? 1781 ईस्वी में। वहीं पर अगला पॉइंट है कि हातिम के शागिर्द बका से मीर की अदबी चश्मक रही है और दोनों ने एक दूसरे की हजमें कही हैं। मीर की हजू ये मसनवी, देखते रहिए, हर चीज़ आपको ध्यान से देखना है। मीर की हजू मसनवी असदरनामा इसी ज़माने की तख्लीक है। जो असदरनामा है मीर की, वो इसी ज़माने की तख्लीक है। असदरनामा का जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद इमाम निसार ने दिया। तो ये पूछा जाता है कि जो मीर की मसनवी है असदरनामा, इसका जवाब किसने दिया? तो इसका जवाब हातिम के शागिर्द ने दिया। उसका क्या नाम था शागिर्द का? मोहम्मद इमाम निसार। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इमाम निसार, इन्हीं ने क्या किया कि असदरनामा का जवाब दिया। जो मीर का मसनवी था असदरनामा, उसका जवाब दिया इमाम निसार ने। और ये थे कौन? ये हातिम के शागिर्द थे। हातिम और मीर की चस्मक चलती रहती थी तो अदबी मामले में। तो इमाम निसार जो थे वो हातिम के शागिर्द थे, तो इन्होंने मीर की जो मसनवी थी असदरनामा, इसी का जवाब दिया। फिर अगला पॉइंट है कि मीर ने लखनऊ में 31 बरस आराम से गुजारे हैं। यानी कि मीर लखनऊ में 31 बरस रहे, 31 साल रहे। पूछा जाता है, जैसे टीजीटी वगैरह में वन लाइनर में ये पूछ सकता है कि लखनऊ में मीर ने कितने वर्ष गुजारे, तो आप कहेंगे कि 31 वर्ष गुजारे। अगला पॉइंट है कि मीर से मुतालिक सबसे बड़ा काम किसने किया? शमसुर रहमान फारूकी ने किया। सबसे बड़ा काम फारूकी ने मीर से मुतालिक शेर। बाकी और अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ भी है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगले पेज पर देखिए कि ये ऊपर वाला लाइन मिटा हुआ है। ऊपर के लाइन में लिखा यही है कि शेर शोरंगेज़ मीर तकी मीर के मुतालिक लिखा था शमसुर रहमान फारूकी ने, और इसी पर शमसुर रहमान फारूकी को इसी शेर शोरंगेज़ पर ही सरस्वती सम्मान मिला था। ये ऊपर वाली लाइन हम पढ़ रहे हैं जो ऊपर मिटा हुआ है। शेर शोरंगेज़ सरस्वती सम्मान मिला था उस पर, किसको? शमसुर रहमान फारूकी को। और लिखा था किसके मुतालिक? लिखा था मीर के मुतालिक। अब दूसरा लाइन है, मीर तकी मीर के वालिद मीर को नसीहत किया करते थे। जो वालिद थे यानी कि जो पिता थे, जो बाप थे मीर तकी मीर के, वो मीर को हमेशा ये नसीहत किया करते थे कि बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाना हस्ती का चलाने वाला है।
बगैर इश्क ज़िंदगी वबाल है। ये कौन कहता था? ये जो मीर तकी मीर के पिता थे, वालिद साहब थे, ये मीर को हमेशा समझाया करते थे। और इश्क में जी जान की बाजी लगाकर दुनिया ही कमाल है। इश्क में जी जान की बाजी लगा देना, इश्क में जी जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। तो इस लाइन को ज़रा समझिए कि इश्क के बारे में मीर तकी मीर को उनके वालिद साहब हमेशा ये समझाया करते थे कि बेटा इश्क करो। इश्क जो है, इश्क ही इस कारखाना है, हस्ती का कारखाना है। और क्या कहते थे? बगैर इश्क ज़िंदगी वबाल है। इश्क में जी जान लगा देना जी जान लगा देना ही कमाल है, कहते थे। इश्क ही बनाता है और इश्क ही जलाकर कुंदन बना देता है। ये सब मीर तकी मीर के जो वालिद साहब थे वो मीर तकी मीर को समझाया करते थे। फिर उसके बाद है अलकाब व खिताबात, जो खिताबात मिले हैं उनके बारे में। तो देखते हैं। खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कनूती शायर, फितने रोज़गार, इतने सारे इनको खिताब मिले हैं। अलकाब व खिताबात क्या क्या मिले हैं? खुदाए सुखन, अगर खुदाए सुखन नाम आ जाए तो आप जान जाइए मीर तकी मीर के बारे में बात हो रही है। ना खुदाए सुखन आ जाए तब भी समझ लीजिए मीर तकी मीर के बारे में बात हो रही है। सरताज शोराए उर्दू आ जाए तब भी समझ लीजिए मीर तकी मीर के बारे में बात हो रही है। रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म आ जाए तब भी समझ लीजिए मीर तकी मीर के बारे में बात हो रही है। शायर बेदिमाग आ जाए तब भी मीर तकी मीर के बारे में, कनूती शायर तब भी मीर तकी मीर के बारे में, फितनाए रोज़गार तब भी मीर तकी मीर के बारे में। तो ये सब इनके खिताबात। अब आगे चलते हैं मीर के कारनामे। देखिए मीर के कुल 7 दीवान हैं। ये आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा गया है, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है आज तक। मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के कुल 7 दीवान हैं, जिनमें से 6 उर्दू में हैं और एक फ़ारसी में है। 6 उर्दू में है और एक फ़ारसी में है। तो पहला है दीवाने अव्वल 1752 ईस्वी में, दूसरा है दीवाने दोम 1775 ईस्वी में, तीसरा है दीवाने सोम 1786 ईस्वी में, चौथा है दीवाने चहारुम 1794 ईस्वी के आसपास, पाँचवा है दीवाने पंजुम 1803 ईस्वी में, छठा है दीवाने शशुम 1809 ईस्वी में, फिर है कुल्लियात मीर 1811 ईस्वी में। तमाम 6 दवाबीन मतबूआ फोर्ट विलियम कॉलेज। फिर दीवानचा दीवाने शशुम से वफ़ात तक का कलाम। शशुम से वफ़ात तक का कलाम किस में है? दीवानचा दीवान में। फिर अगला है दीवान ज़्यादा, ये दीवान पंजुम का इंतखाब है। फिर अगला पॉइंट देखिए कि इन 6 दीवानों में मीर की 1916 गज़लें, कितनी हैं गज़लें? 6 दीवानों में 1916 गज़लें शामिल हैं और कुल अशार की तादाद 13,908 है। ये भी बहुत अहम लाइन है, मैं इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। इस लाइन को आप देखिएगा कि मीर के 6 दीवानों में मीर की 1916 गज़लें हैं और कुल अशार की संख्या कितनी है? तादाद 13,908। तो अगला पॉइंट देखते हैं। मीर ने हर एक दीवान को जादू की बड़ी कहा है। क्या कहा है? जादू की पुड़ी कहा है। मीर ने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। फिर अगला पॉइंट है कि मीर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है। तो ये सब एक एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए जितने पॉइंट हैं सब एक एक क्वेश्चन के बराबर हैं। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हर पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और जहां आपको लगे कि मैं लिख लूं वहां आप तुरंत नोट करिए। मीर ने अपने कलाम को क्या कहा है? खवासे पसंद कहा है। फिर अगला पॉइंट है मीर ने कितनी मसनवियाँ लिखी, इस बारे में इख्तलाफ है, मतलब कन्फ्यूज़न है कि कितनी मसनवियाँ लिखी हैं। देखिए प्रोफेसर मसफर हनफी ने मीर की 37 मसनवियाँ बताई हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मसनवियाँ बताई हैं। जो प्रोफेसर मजफ़र हनफी थे, उन्होंने कहा कि मीर ने 37 मसनवियाँ बताई लिखी हुई हैं। मोनोग्राफ मीर तकी मीर 230, नासिर उर्दू अकादमी दिल्ली। तो जो प्रोफेसर
मजफर हनफी थे, उन्होंने कहा कि मीर ने कुल 37 मसनवियाँ लिखी हैं। फिर अगला है 37 मसनवियों में 9 इश्किया, 13 वाकयाती, 3 मदहिया और 12 हजूया मसनवी शामिल हैं। देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी ये याद नहीं होगा, लेकिन जब वीडियो आप दो तीन बार देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप नोट भी कर लेंगे। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि 37 मसनवियों में 9 इश्किया थी, 13 वाकयाती था, 3 मदहिया और 12 हजूया मसनवियाँ थीं। तो अगला पॉइंट है कि ज़फ़र अंसारी की जदीद तहकीक के मुताबिक, ज़फ़र अंसारी देख लीजिए, नाम देख लीजिए, ज़फ़र अंसारी की जदीद तहकीक के मुताबिक मीर की मसनवियों की तादाद 39 है। 2 लोगों का हो गया। जो प्रोफेसर मजफर हनफी थे उन्होंने 37 बताया था, वहीं पर ज़फ़र अंसारी 39 बता रहे हैं, 39 बता रहे हैं। मीर की इश्किया मसनवियाँ मुंदरजा ज़ेल देखिए, इश्किया जो मसनवियाँ हैं मीर की वो नीचे लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो पहला है ख्वाबो ख्याल। पहला क्या है? ख्वाबो ख्याल। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बयान की है, उन्होंने अपनी आप बीती बयान की है। किसमें? ख्वाबो ख्याल में। तो बाकी तो अगले पेज पे हैं, चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे जो दूसरी इनकी मसनवी है मामलाते इश्क, ये कदरे तवील मसनवी है जिसमें इश्क के 7 मामलात का जिक्र मिलता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इश्क के 7 मामलात का जिक्र कौन सी मसनवी में मिलता है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी मसनवी में इश्क के 7 मामलात मिलते हैं। तो वो कौन सा मसनवी है? मामलाते इश्क। तीसरा है दरियाए इश्क, इस्म बा मुशमा मसनवी है ये। इसमें आशिक व माशूक दोनों दरिया में कूदकर जान दे देते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आशिक और माशूक दोनों कूदकर दरिया में जान दे देते हैं, ऐसी कौन सी मसनवी है? तो आपको बताना पड़ेगा दरियाए इश्क। ये इश्क बा मशमा मसनवी है, इसमें इश्क, आशिक और माशूक दोनों दरिया में कूदकर जान दे देते हैं। वहीं पर चौथा देखिए शाले इश्क। शाले इश्क इसमें क्या है? मसनवी शाले इश्क में एक वफ़ादार बीवी की दास्तान मोहब्बत बयान की गई है। वफ़ादार बीवी की दास्तान मोहब्बत बयान की गई है इस शाले इश्क में। इस मसनवी में असल किस्से से पहले 132 अशार में इश्क की तारीफ़ बयान की गई है। तो हर मसनवी के बारे में आप देख लीजिए। ये चौथा था शाले इश्क। तो इसमें क्या है? एक वफ़ादार बीवी की मोहब्बत बयान की गई है। इस मसनवी में असल किस्से से पहले 132 अशार में इसकी तारीफ़ की गई है। पाँचवा क्या था? जोश इश्क। छठवां एजाज इश्क। सातवां हकायत इश्क। हकायत इश्क में मीर की तबाजात मसनवी है, ये इनके द्वारा खुद लिखी गई है। मीर की तबाजात मसनवी है। हकायत इश्क ये इसके बारे में है। हकायत इश्क देखिए, हकायत इश्क मीर की तबाजात मसनवी है। इसमें अफ़गान पिसर के इश्क का किस्सा बयान किया गया है। अफ़गान पिसर के इश्क का किस्सा बयान किया गया है। फिर आठवां है जवान व उरूस। आठवां क्या है? जवान व उरूस। नौवां है मोरनामा। इस मसनवी, ये मोरनामा के बारे में बता रहे हैं कि इस मसनवी में, जो ये मोरनामा मसनवी है, इस मसनवी में इंसान और हैवान के दरमियान होने वाले इश्क का जिक्र किया गया है। अब पूछा जा सकता है यहीं पर क्वेश्चन कि इंसान और हैवान के बीच में इश्क का बयान कौन सी मसनवी में किया गया है? तो आप कहेंगे मोरनामा, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको नोट करना है। फिर है दीगर मसनवियाँ। इसके अलावा जो अन्य मसनवियाँ हैं उनके बारे में देखिए। साकीनामा हो गया, मसनवी मजम्मत दुनिया हो गया, निशंगनामा हो गया, अजदरनामा हो गया, मजम्मत बर्शगाल हो गया, कज़ब हो गया, शिकारनामा हो गया, मुर्गबाजान होली हो गया, सगो करबा हो गया, मनाजात हो गया, घर का हाल है, दर हजू खाना है, खुद है, झूठ है, आईनादार है, मौसम बरसात है। ये सारी मसनवियाँ जो हैं ये मीर की मसनवियाँ हैं।
कोई एक मसनबी उठा के अगर प्रश्न पूछ लिया तो आप लटक जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, नोट नहीं करेंगे तो लटक जाएंगे। मेरा आपसे ये गुजारिश है बार बार कि आप इस मेरे इस क्लास को, इस क्या जो भी हर क्लास है, हर क्लास को आप उर्दू के हर क्लास को आप 2 से 3 बार देखिए और जहाँ भी नोट कर लीजिए, नोट करने लायक हो, तो ये आपकी जो है आपके लिए फ़ायदा करेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगला है कि मीर के कसायद, इनके कसायद देख लीजिए कौन कौन से हैं। मीर के मतबूए कुल्लियात में कुल 7 कसीदे हैं। मतबूए कुल्लियात में कुल 7 कसीदे हैं, जिनमें 3 कसीदे हज़रत अली, 1 कसीदा हज़रत इमाम हुसैन, 1 कसीदा शाह आलम और 2 कसीदे नवाब आसिफुद्दौला की शान में हैं। ये हो गया। लेकिन मीर के दीवान अव्वल के कलमी नुस्खे मामूल की अदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद में मीर का एक कसीदा है और है जिसका उन्वान कसीदा दर शिकायत नफाके याराने जमा है। ये है इतना बड़ा जो इनका एक कसीदा और है, उनका हैदराबाद में जो इनका एक कसीदा और है मीर तकी मीर का, उसका उन्वान इतना बड़ा है। देखिए, कसीदा दर शिकायत नफाके यारदाने जमा है, ये उन्वान है जो हैदराबाद का कसीदा है उसका। मीर ने 34 मर्शिये और 7 सलाम भी लिखे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मीर ने कुल कितने मर्शिये लिखे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मीर के कुल 34 मर्शिये हैं और 7 सलाम हैं। वहीं पर देखिए नशरी तसानीफ, इनकी नशरी जो तसानीफ है वो भी देख लीजिए। इनकी जो नशरी तसानीफ है निकातुश्शोरा 1752 ईस्वी में फ़ारसी ज़ुबान में ये फ़ारसी ज़ुबान में है। उर्दू शोरा का पहला तस्किरा है। ये भी ध्यान रखिएगा कि उर्दू शोरा का पहला तस्किरा है ये, और ये फ़ारसी ज़बान में है। कौन सा? निकातुश्शोरा। इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनका मुंतखब कलाम शामिल है। 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात हैं इसमें और उनका मुंतखब भी शामिल है। निकातुश्शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खां कसार ने तस्किरा माशूक चहल साला खुद लिखा है। ये देखिए, जो निकातुश्शोरा है उसके जवाब में क्या लिखा गया, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो निकातुश्शोरा है उसके जवाब में क्या लिखा गया, तो उसके जवाब में माशूक चहल साले खुद लिखा गया है। किसने लिखा है? मीर मोहम्मद यार खां कसार ने, मीर मोहम्मद यार खां कसार ने लिखा है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं आपके। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ आपसे कि जो भी क्लास आपको पढ़ाऊँ उसको आप 2-3 बार पढ़िए, और 2-3 बार पढ़ने के साथ साथ आपको जहाँ इम्पॉर्टेंट लगे वो नोट भी करा करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा करते हैं तो बताइए आपकी जिम्मेदारी और कौन पूरा करेगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे है ज़िक्र मीर। ज़िक्र मीर, देखिए इसको, ये ज़िक्र मीर 1772 ईस्वी में फ़ारसी में मीर की खुदनविश्त है। ये मीर की खुदनविश्त है, समाए उम्री है। इसमें मीर ने अपनी ज़िंदगी के हालात लिखे हैं। किसमें? ज़िक्र मीर में। इसका उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया है। उर्दू तर्जुमा पूछा जा सकता है कि जो ज़िक्र मीर है, मीर तकी मीर का, वो तो फारसी में है, लेकिन इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके ज़रिए उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि निसार अहमद फारूकी के ज़रिए। निसार अहमद फारूकी ने ज़िक्र मीर को उर्दू में तर्जुमा किया, चूँकि ज़िक्र मीर फारसी में था। तो वहीं पर अगला पॉइंट है कि फैज़ मीर। अब फैज़ मीर में क्या है? ये 5 हकायतों पर मुश्तमिल है। इन हकायतों में मीर ने अल्लाह वालों के हालात और पैरों की करामात बयान की है। पीरों की करामात, ये अल्लाह वालों के ख्यालात और पीरों के करामात बयान किया है। किसमें? फैज़ मीर में। ये 5 हकायतों पर मुश्तमिल है। इन हकायतों में मीर ने अल्लाह वालों के हालात और पीरों की करामात बयान की है। तो यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि अल्लाह वालों की करामात, अल्लाह वालों की हालात और पीरों की करामात कौन से मसनवी में मीर तकी मीर ने जाहिर किया है, बताया है।
तो आपको बताना पड़ेगा फैज़ मीर। जो फैज़ मीर एक मसनवी है मीर तकी मीर की, उसी में इन्होंने अल्लाह वालों की हालात और पीरों की करामात को बयान किया है। तो अगला पॉइंट है फैज़ मीर। फैज़ मीर एक मुख्तसर फारसी तसनीफ़ है जो उन्होंने अपने बड़े बेटे, हमने बताया था इनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे फैज़ अली की तालीम के लिए कलमबंद किया था। तो अगला पॉइंट देखते हैं मीर के मुंतखब अशार। कुछ अशार पढ़ लेते हैं। अशार इसलिए पढ़ लेते हैं साथियों क्योंकि इनमें से कोई 2 लाइन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किसकी तसनीफ़ है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखते हैं इनके अशार की तरफ। तो देखते हैं इनके जो है मुंतखब अशार को पढ़ते हैं। अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबा की चाक में। मेरे सलीके से मेरी नबी मोहब्बत में, तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। पास नामोश इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, आफाक के इस कारगा शीशा गिरी का। फिर है अफसरदगी सोख्ता जान है मीर, अफसरदगी सोख्ता जान है मीर, दामन को टुक हिला के बुझी दिलों की आग। मसायब और थे पर दिल का जाना, अजब एक शाखा सा हो गया है। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। रोशन है इस दिल सोजान में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चराग एक। फिर है इसके आगे कि अज्जो नियाज अपना अपनी तरफ है सारा, एक मस्त खाक को हम मसजूद जानते हैं। सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिल बे मदा होते। कूचे न थे दिली के और आक मसूर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। तो ये जो अशार हैं ये मीर तकी मीर के अशार हैं, और ये पेपर में आपके इनमें से कोई एक अगर दे दिया और पूछ लिया किसकी तसनीफ़ है तो आप लटक जाएंगे। इसीलिए ये जो अशार हैं इनको आप कई बार पढ़िएगा और अपने जहन में इसको बैठाइएगा। फिर है अगला कि मीर के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख़यालात। मीर के मुतालिक लोगों ने और दूसरे शोरा ने क्या क्या कहा है देखिए। पहला है कायम चांदपुरी ने मीर को क्या कहा, मीर खमीर कहा है। मीर को मीर खमीर कहा है किसने, कायम चांदपुरी ने। वहीं पर मीर व सौख्त के मौजिद हैं, ये किसने कहा, आज़ाद ने कहा। मीर व सौख्त के मौजिद हैं, ये आज़ाद ने कहा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। फिर तीसरा है मीर उर्दू के शेख सादी हैं, मीर उर्दू के शेख सादी हैं, इनका कलाम अक्सर शायरी है, ये किसने कहा, राम बाबू सक्सेना ने कहा। तो हर ख़यालात के बारे में आप देखिए कि कौन किसने कहा। फिर अगला है मीर का ज़्यादातर कलाम कैफियत और माना आफरीनी का एक दिलकश गुलदस्ता है, जिसकी मिसाल किसी दूसरे शायर के यहाँ तलाश करना मुश्किल है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इस सनात से मुजरिद है। ये किसने कहा, शमसुर रहमान फ़ारूकी ने कहा। शमसुर रहमान फ़ारूकी ने तो जो है मीर के मुतालिक जो है एक शेर शुरंगेज़ भी लिख डाला और इसी पर इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। तो पूछा जा सकता है कि शमसुर रहमान फ़ारूकी को सरस्वती सम्मान जो मिला वो कौन से तसनीफ़ पर मिला, तो आप कहेंगे शेर शुरंगेज़ पर, जो इन्होंने मीर के मुतालिक लिखा था। तो चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे मीर के मुतालिक कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने अपने ख़यालात पेश किए हैं, तो उनको भी देख लीजिए। मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरशिया बन गई है। मीर की शायरी जो है वो दिल्ली और दिल का मरशिया बन गई है। ये किसने कहा, यह ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कहा कि जो मीर की शायरी है वो दिल्ली और दिल का मरशिया बन गई है।
फिर अगला पॉइंट है कि मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ख्वाजा बासित ने कहा। मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है, ये ख्वाजा बासित ने कहा। फिर अगला पॉइंट है, मीर के सौतेले भाई जो थे मोहम्मद हसन ने मीर को फितनाए रोज़गार करार दिया है। फितनाए रोज़गार करार दिया। पूछा जा सकता है कि मीर को फितनाए रोज़गार करार किसने दिया? उनके खुद के सौतेले भाई ने दिया था। अगला पॉइंट है कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये किसने कहा? ये तो फिराक ने कहा था। फिराक ने एक और शब्द कहा है इनके लिए कि मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं। मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं, ये भी फिराक ही ने कहा है। तो फिराक ने दो ख्याल पेश किए हैं मीर के मुतालिक कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये भी फिराक का है। और दूसरा है मीर ने कहा कि मीर के गम में ज़ख़म ही मरहम बन जाते हैं, ये भी फिराक ने कहा। फिर है कि देखिए, मुसहफ़ी तो और कहाँ शायर का दावा। ये मुसहफ़ी ने कहा है, एक बार फिर इसको पढ़ते हैं कि मुसहफ़ी तू और कहाँ शायर का दावा, मुसहफ़ी तू और कहाँ शायर का दावा, फुगता है ये अंदाज़े सुखन मीर के ऊपर, ये मुसहफ़ी ने कहा है। हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये किसने कहा? ये फिराक ने कहा। फिराक का एक और स्टेटमेंट है, कौल है, ख्याल है मीर तकी मीर के मुतालिक कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। फिर अगला है, मीर ने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। ये तो शुरू में ही हमने बताया था कि मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। मीर ने अपने कलाम को खवासे पसंद करार दिया है। तो ये मीर के मुतालिक हम लोग पढ़ रहे थे जो गज़ल गो शायर थे। और आपके GIC उर्दू सिलेबस में हमने आपको मीर तकी मीर बताया, कल हमने ख्वाजा मीर दर्द बताया था, तो मीर तकी मीर आज हो गए। अब हम अगले क्लास में जो आपके अगले गज़ल गो शायर हैं वो देख लीजिए। आपके जो अगले गज़ल गो शायर हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद हमने वली बताया, फिर दर्द बताया, आज मीर तकी मीर बता दिया। कल हम आपको इंशा बताएंगे, उसके बाद मुसहफ़ी बताएंगे, फिर आतिश, नासिफ, गालिब, मोमिन, यगाना, फिराक, नासिर, काज़मी, इतना बताएंगे। फिर गज़ल गो शायर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नज़म पर आएंगे। नज़ीर अकबर आबादी, इनकी नज़म है आदमी नामा, रोटियाँ, गिलहरी, सारे नज़मों के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और इनका जो है एक खुलासा जो होता है वो भी आपको हम बताएंगे। निश्चिंत रहें, आपका जो GIC का सिलेबस है वो हम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म करवाएंगे। तो इसी के साथ आज का एक क्लास ख़त्म करते हैं। मीर तकी मीर के बारे में आज हमने बताया आपको। आप सभी लोगों से गुजारिश है साथियों कि हमारा पूरा क्लास देखा करें और कई बार जब देखेंगे और समय समय पर आप नोट करेंगे तो आपको जो है याद भी हो जाएगा और आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। और हमारे इस चैनल को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और जिन भाई बहनों ने शेयर नहीं किया है अभी तक या सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, या जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दूर दूर तक हमारा चैनल जाए और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।